पानी पेट प्रकृति बचाओ नंगे पांव यात्रा आई है। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे अच्छी तरह से याद है 2 साल पहले भी हमने पानी का यहाँ पे कार्यक्रम किया था स्वामी जी, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था। और आज वापस से मैं आप सबके बीच में हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान आना चाहिए, ये एक बार ध्यान करिए। उस सामने वाले ग्राउंड में हमारा कार्यक्रम हुआ था और आज भी मैं आपके बीच में आया हूँ, लेकिन उसमें और इसमें क्या फर्क है? कोई विद्यार्थी खड़ा होकर के बताए कि मैं पहले आया था और आज आया हूँ, उसमें और इसमें क्या अंतर आपको नजर आ रहा है? कोई भी भैया बहन खड़ा होकर बताए पहले के कार्यक्रम में और आज के कार्यक्रम में क्या अंतर आपको दिखता है? बड़ा जो परिवर्तन है वो ये है कि पहले हम गाड़ी से और चप्पल जूते पहन के आए थे और आज आपके बीच में मैं नंगे पैर चल के आया हूं। आप मुझे ये बताएं कि आपके पास में आज से पहले कोई नंगे पैर चल के आया था क्या? जोर से बोलो। और आगे भी कोई गारंटी नहीं है कि कोई नंगे पैर चल के आएगा या नहीं आएगा, या आएगा तो कितने समय बाद में आएगा। हो सकता है जब आप बुढ़ापे के दौर में होंगे तब कोई आपके पास में आएगा। इसलिए मेरा कहने का भाव यह है कि आपके पास में कोई नंगे पैर चल के आए और वो कोई संदेश लेकर के आए तो उस संदेश को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? उस संदेश को घर घर में फैलाना चाहिए, उस संदेश को पूरे देश और पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि मैं इस बात के लिए नंगे पैर चल करके आया हूं कि आज ये जो पानी और पर्यावरण की जो पाठशाला हमारे बीच में हो रही है, इस पानी और पर्यावरण की पाठशाला के बीच से जो संदेश इस स्कूल के प्रांगण से निकल करके जाएगा वो पूरे देश और पूरी दुनिया में रेडिएंट स्कूल के विद्यार्थियों के माध्यम से भांकरी के, मंडा के, पूरे इलाके के घर घर में पहुंचना चाहिए। ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। इस अपील को आप स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? जोर से बोल के बताओ। करेंगे ना? अभी हम कुछ नारे लगवाएंगे। मैं बोलूंगा पानी की जंग में, आपको बोलना है हम सब संग में। क्या बोलोगे? फिर मैं बोलूंगा प्रदूषण खोरी बंद करो, बंद करो। आपको भी ऐसे ही बोलना है, बंद करो, बंद करो। आवाज में बुलंदी होनी चाहिए, दोनों हाथ ऐसे ऊपर होने चाहिए, सबके हाथ ऊपर, और तेज आवाज में हम ये नारे लगाएंगे। पर्यावरण की जंग में। नहीं, आवाज नहीं है। पीछे वाले भैया जोर से बोलेंगे, पर्यावरण की जंग में, पर्यावरण की जंग में, पानी की जंग में, पानी की जंग में, प्रकृति की जंग में, प्रकृति की जंग में। मिलावटखोरी बंद करो, मिलावटखोरी बंद करो, प्रदूषणखोरी बंद करो, प्रदूषणखोरी बंद करो, घर की खेती बंद करो, घर की खेती बंद करो, प्लास्टिक खोरी बंद करो, नशाखोरी बंद करो। धन्यवाद। देखिए, हमारे इस भारत में जो भारत के इस बात के लिए था क्योंकि हम प्रकृति के नजदीक रहते थे, प्रकृति को सम्मान देते थे और प्रकृति के साथ रह करके अपने जीवन को जीते थे, इसलिए हम विश्व के गुरु थे। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आजादी से लेकर और आज तक हमने और हमारे माँ बाप ने इस प्रकृति के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, और प्रकृति के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसका परिणाम यह हुआ कि प्रकृति के साथ में शोषण हुआ, प्रकृति के साथ में अन्याय हमने किया। और ये जो हम शिक्षा हम किताबों में पढ़ते हैं, ये जो आज की शिक्षा है वो हमें स्वार्थ, लूट और इनके साथ में शोषण और अत्याचार सिखाती है। तो हमने इस पानी और पेड़ का इतना अत्याचार इसके साथ में किया, इतना शोषण किया, इसके साथ में व्यापार किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि पानी और पर्यावरण का संकट हमारे सामने आके खड़ा हो गया। आपने देखा होगा थोड़े समय पहले गर्मी का मौसम था, अब की बार ऐसी गर्मी पड़ी कि हमारे कूलर, पंखे फेल हो गए, हमारी एसी भी फेल हो गई, और हमारे घर वालों ने क्या किया, छोटे कूलर थे उनको हटा के बड़े बड़े कूलर रखवा दिए, और वो बड़े बड़े कूलर भी फेल हो गए। आने वाला समय इस तरीके का आएगा, आपके बड़े कूलर भी फेल हो जाएंगे, तब आपके घर वाले क्या लेके आएंगे? हेलीकॉप्टर से आपकी हवा करेंगे क्या? मैं इस बात से बड़ा चिंतित हूँ, परेशान हूँ। तो ऐसी गर्मी पड़ रही है। अभी आप देख लीजिए
ये नवंबर जा रहा है और गर्मी अभी कोई पूरी तरीके से सर्दी नहीं पड़ी है, अभी भी गर्मी का माहौल है। आने वाला समय ऐसा आएगा ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण सर्दी पड़ना ही बंद हो जाएगा, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ये जो वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है आपके सामने, इसकी वजह से इतने दुष्परिणाम हमारे सामने खड़े हैं। पूरे विश्व का जो वैज्ञानिक है वो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम है उनसे बड़ा भारी चिंतित है, लेकिन हमें परवाह नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको ये संकल्प लेना होगा कि जितना महत्व आपके जीवन में पढ़ाई का है, हमारे माँ बाप, हमारे स्कूल के गुरुजी और हम सबका खुद का टारगेट ये है कि हम एक वैज्ञानिक बने, एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छे मकान हो, अच्छी गाड़ी हो और हमारा जीवन बड़े सुख शांति से गुजरे, ये हम सबका सपना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये सपना आपका तब पूरा हो सकता है जब आप पानी और पढ़ाई को एक साथ जोड़ के चलें। आपका एक पक्ष है कि हम पढ़ेंगे, हम इस किताब के कोर्स को पढ़ के नौकरी प्राप्त कर लेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। आज ये तय करिए कि जितना आपका पढ़ाई का महत्व है उतना ही महत्व आपके जीवन में पानी और पेड़ का भी होना चाहिए। आपने पानी और पेड़ को पढ़ाई के साथ में जोड़ दिया तो मैं ये निश्चित रूप से कहता हूं कि हमारा जीवन, हमारे गांव का जीवन, हमारे घर का जीवन और हमारे देश का जीवन वापस से खुशहाली में आ जाएगा और हम वापस से विश्व के गुरु बन जाएंगे। तो हमें पानी और पेड़ को पढ़ाई के साथ पूरा महत्व देना पड़ेगा। पानी पेड़ पढ़ाई, पानी पेड़ पढ़ाई, ये नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा पानी पेड़ पढ़ाई, आपको दोनों हाथ ऊपर करके बोलना है, हम सबकी है लड़ाई। पानी पेड़ पढ़ाई, जोर से बोलो, पानी पेड़ पढ़ाई, पानी पेड़ पढ़ाई। पानी और पेड़ को आप जीवन में पूरा महत्व दो। जैसे हमारे माँ और बाप होते हैं वैसे हमारे जीवन में पानी और पेड़ का रिश्ता हमारे साथ में होना चाहिए। हमारे बुजुर्गों के पास में वो ज्ञान था, वो अनपढ़ थे, उनके पास शिक्षा नहीं थी, लेकिन पानी पेड़ और इस प्रकृति का, इस पर्यावरण का वो अनूठा ज्ञान उनके पास में था जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं था। इसलिए भारत प्रकृति का गुरु था, लेकिन हमने उस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। हमने बुजुर्गों के पास में बैठ करके उस ज्ञान को अंगीकार नहीं किया और हमने अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर के वैश्वीकरण के इस दौर में हमने प्रकृति और पानी के साथ में अन्याय किया। इसलिए पानी ने हमारे से नाता तोड़ लिया, पानी हमें छोड़ के जा रहा है। आज का विज्ञान इस पानी को नहीं पकड़ पाना, पानी की तेजी से दौड़ रहा है, उसकी दौड़ को विज्ञान में नहीं पकड़ पाना। 1000 फुट 1200 फुट तक का पानी हमने खींच लिया, उसके बाद भी आज की जो जापानीज टेक्नोलॉजी की जो मशीनें हैं वो पानी को पता नहीं पा रही है कि पानी कहाँ मिलेगा और पानी के बिना स्थिति बड़ी खराब होने वाली है। अभी हमारा कम से कम इतना पानी यहाँ बचा हुआ है इलाके में कि हमारा पीने का आराम से काम चल रहा है, हमारे खेती यहाँ हो रही है, लेकिन हमने समय रहते यदि अपने आप को सुधार में नहीं लेकर के आए तो हमारा इलाका उजड़ जाएगा, हम बेपानी हो जाएंगे और हमारा भी जो इलाका है वो डार्क जोन में आ जाएगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, पानी और पेड़ को आप पढ़ाई के साथ में जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी खुशहाली की कामना ये प्रकृति करेगी। आज आप देखिए इस पूरे संसार में बरसात के पानी की जो बर्बादी होती है वो भारत देश में होती है। बरसात आती है और चली जाती है, अब की बार इतनी बारिश हुई लेकिन हमें कोई परवाह नहीं होती है, हम पानी को संरक्षित नहीं करते। ये पूरे भारत का उदाहरण है, पूरे संसार में 1 नंबर पे है जहाँ पे बरसात के पानी की सबसे ज्यादा बर्बादी होती है। पूरे संसार में भारत का जनसंख्या में 1 नंबर है, बरसात के पानी को बर्बाद करने में 1 नंबर है और भूगर्भ में वाटर बॉडीज जो है उसको खींचने में, दोहन करने में 1 नंबर पे है। पूरे विश्व में हमारा 1 नंबर पे स्थान है। भूगर्भ में जो वाटर बॉडीज है जो हजारों साल से संचित था उसको हमने खींच करके और अपने काम में ले लिया, हमने उसके साथ में व्यापार करना शुरू कर दिया। और पूरे संसार में हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे पेड़ों की सबसे ज्यादा कटाई होती है, पेड़ों के साथ में निर्मम हत्याएं हम करते हैं। अब आप बताइए, जब पानी खींचने में 1 नंबर, पेड़ों को काटने में हमारा 1 नंबर, जनसंख्या बढ़ने में हमारा 1 नंबर, बेरोजगारी हमारी बढ़ रही है और साथ में बीमारियां बढ़ रही हैं, तो आप बताइए आपका जीना आगे आने वाले समय में अच्छा साबित होगा या बुरा साबित होगा? बुरा होगा ना। तो आप अपना खुद का भविष्य मत सोचो कि मेरा भविष्य डॉक्टर और इंजीनियर तक बनने का है, उसके दायरे को थोड़ा बढ़ाइए। अपनी जो माइक्रो जो थिंक है उसको आप बढ़ा करके
और उसको विस्तार दीजिए। आप थोड़ा दायरा बढ़ा करके देखिए, ये प्रकृति हमारी है, ये पानी हम सबके लिए है, हवा हम सबके लिए है, आकाश भी हमारे लिए, धरती भी हमारे लिए। लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप जैसे जैसे इसके साथ में लूट करो, जैसे जैसे इसके साथ में व्यवहार करो। आपके जीवन के कुछ सिद्धांत होने चाहिए, जीवन का कोई अनुशासन होना चाहिए। आपको पानी और पेड़ का जीवन के साथ में अनुशासन में रहकर के उपयोग करना चाहिए। ये हमारे लिए है, लेकिन इनको लूट करके हमारे घरों को भरना ये गलत बात है। हम सबको अनुशासन में पानी के साथ में व्यवहार करना चाहिए, सदाचार इसके साथ में करना चाहिए। बड़े बूढ़े कहा करते हैं कि पानी की बर्बादी जो भी करेगा, पेड़ के साथ में जो अन्याय करेगा, उसको ईश्वर के यहाँ लेखा जोखा देना पड़ेगा। लेकिन हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। हम इस लूटपाट के दौर में अपने घरों को, इन प्राकृतिक संसाधनों को, इन पंच महाभूतों को लूट करके भरना, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे संसार में अनेक ऐसे देश है जहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन उनके पास में शांति नहीं है। उनके पास में शांति को नहीं है क्योंकि पानी नहीं है, क्योंकि शुद्ध हवा नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं? वो अपने देश को छोड़ रहे हैं, वो पलायन कर रहे हैं और ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ पे जलवायु अनुकूल हो, जहाँ पे पानी और पर्यावरण अच्छा हो, वो ऐसे देश में जा रहे हैं। कहने का भाव यह है, उस देश को क्लाइमेट रिफ्यूजी कंट्री के नाम से जाना जाता है। हमारे संसार में ऐसे देश बढ़ते जा रहे हैं जो क्लाइमेट रिफ्यूजी बनने के लिए तैयार हैं। और समय रहते भारत ने यदि, और भारत के युवाओं ने यदि अपने आप को सावधानी किया, तो भारत भी क्लाइमेट रिफ्यूजी कंट्री बन जाएगा। आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, वैज्ञानिक बनोगे, लेकिन ये कहोगे कि मैं भाखरी में नहीं रहना चाहता क्योंकि यहाँ पे तो ताजा हवा नहीं है, यहाँ पे तो पानी नहीं है। मैं तो उस देश में जाना चाहता हूँ जिस देश में पानी और पेड़ की छाया मुझे मिले। आपके जीवन में अमृत कहाँ है? आपका पूरा जहर आपके वातावरण में है। आप बताइए, हम जो सांस लेते हैं, उस सांस में, उस हवा में प्रदूषण है। रोज अखबार में आ रहा, आप सब पढ़ते हो, दिल्ली की हालात बड़े खराब है। दिल्ली में 5वीं तक के बच्चों का स्कूल का छुट्टी हो गया और 6ठी से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। जब हमारे बचपन में मास्क पहनना शुरू हो गया, हमारे फेफड़ों में प्रदूषण जा रहा है, हमारी सांस फूल रही है, हमारे को इस प्रदूषण ने अनेक बीमारियां दे दी, तो फिर हमारा डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना कैसे साकार होगा? हम कैसे सुखी जीवन की जीने की कल्पना कर सकते हैं? दिल्ली के हालात खराब हैं। आप सौभाग्यशाली हो, आपको सूरज भगवान के दर्शन होते हैं। दिल्ली, गुड़गांव में, एनसीआर में सूरज भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। वहां पे फैक्ट्रियां बंद है, अभी वहां पे जो निर्माण कार्य चल रहा था वो बंद कर दिया गया। ये प्रदूषण का हाल है। वहां पे AQI 500 के पार हो गया और स्थिति हमारी भी खराब है। तो जब हमारे पास में पीने का पानी शुद्ध नहीं है, उस पानी में भी प्रदूषण है। आपको जान करके अचंभा होगा विद्यार्थियों कि आज पानी में फ्लोराइड के अलावा यूरेनियम की मात्रा भी मिलने लग गई है। पहले हम ऊपर का पानी पीते थे जो अमृत था, अभी हम 1000-1200 फुट नीचे का पानी पीते हैं, उसमें यूरेनियम की मात्रा है। और यूरेनियम की मात्रा ज्यादा होने का मतलब यह है कैंसर को बुलावा देना। जब पीने के पानी से भी यदि कैंसर हो सकता है, तो फिर आपका भविष्य सफल और सुदृढ़ कहाँ है? आपकी हवा में जहर है, पीने के पानी में प्रदूषण है, आप अन्न खाते हो उसमें जहर है, आपकी सब्जी में कीटनाशक की मिलावट है, आप शादी ब्याह में खाते हो वो मिठाइयों में जहर परोसा जा रहा है, आप तीज त्योहार पे जो खाते हो उसमें जहर परोसा जा रहा है। तो कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम एक डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने आप को सुखी जीवन महसूस कर लेंगे? पूरा का पूरा वातावरण, पूरा का पूरा जीवन जहर में है, अमृत की कोई जगह नहीं है। तो आपका जीवन डॉक्टर और इंजीनियर बनने से ज्यादा इस बात पे फोकस करें कि हमारे जीवन में अमृत कैसे आए, हमारे को ताजा हवा कैसे मिले, ताजी सब्जी कैसे मिले, एक जैविक खेती का गेहूं हमें कैसे मिले, और हमारा जो पानी है वो शुद्ध हम कैसे पी सकते हैं। आप पश्चिमी राजस्थान में जाइए, वहां पे बरसात के पानी को बड़े अच्छे तरीके से संचित करते हैं। पानी को बनाया नहीं जा सकता, पानी की कोई फैक्ट्री में उत्पादन नहीं कर सकते, पानी हमें परमात्मा के द्वारा मिलता है। तो पानी का जो उत्पादन है वो 2 ही तरीके का है। जो परमात्मा हमें पानी देता है उसका संचयन हमें करना चाहिए, कैसा रेन वाटर हमें करना होगा। और हम जो दैनिक क्रियाकलापों में जो पानी हम काम लेते हैं उसका हमें बड़े सुविचार से, बड़े सुशासन में रह करके प्रयोग करना सीखना समझना पड़ेगा। उस पानी की एफिशिएंसी हमें बढ़ानी पड़ेगी। इस पानी को हम कितनी बार काम ले सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, और उस पानी के साथ में अपने व्यवहार का जो तरीका है वो बड़ा सदाचार में होगा, बड़े संयमित रूप से आपको जीवन जीना पड़ेगा। तो ये पानी के 2 ही साधन है, पानी की कोई फैक्ट्री नहीं है। तो बरसात के पानी को आप इकट्ठा करिए। आज आप तो प्रदूषित पानी पीते हो और उस पानी की वजह से आपके शरीर में अधिकांश बीमारियां पैदा हो रही है। आज हमारे हार्ट पे, किडनी पे, लीवर पे, सब पे दुष्परिणाम इस पानी की वजह से है। हमारे जॉइंटों में पेन होता है, डायबिटीज, शुगर का भी मामला पानी से जुड़ा हुआ है। तो जब शरीर में
हमारे घर वालों से आप पूछ के देखो, घर वाले जो पैसा कमाते हैं, जो अर्निंग करते हैं, उसका 1/3 पार्ट बीमारियों पे खर्च होता है। अब आप बताइए, जब हमारे घर वालों का या आने वाले भविष्य में आपका जो कमाई का जो साधन है, उस कमाई की आधी कमाई यदि आपके बीमारी पे खर्च हो जाएगी, तो आपका जीवन सफल नहीं है, आपका जीवन सुखी नहीं है। मैं बात करता हूं नशे की। आज नशाखोरी ने हमारे विद्यार्थियों को, हमारे युवाओं को आगोश में ले लिया। आप अखबारों में पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे, पूरे भारत में जो युवा है वो नशे के कारोबार में लिप्त है। तरह तरीके का नशा, पता नहीं एक मामा फाड़ते हैं, उसमें भांजा मिलाते हैं, फिर उसको गिटक जाते हैं। गिटकते नहीं गिटकते? जोर से बोलो। एक आकाश फाड़े के एक पाताल मिलाएंगे, आकाश पाताल को एक करके गिटके करते हैं ऐसे। तो ये क्या है? और ये नशा है। इसके अलावा एक नशा और है, जिसको मैं कहता हूं डिजिटल नशा। स्वामी जी, डिजिटल नशा, मोबाइल का नशा। युवाओं से मोबाइल दूर कर लो, उनके हार्ट की धमनियों की धारा प्रभाव बढ़ जाता है, उनको मोबाइल चाहिए। खाना समय पे मिले या नहीं मिले कोई बात नहीं है, लेकिन मोबाइल हमारे पास में रहना चाहिए। सोएंगे तो भी मोबाइल को रात के 12-12 बजे तक यूज करते हैं। तो ये जो युवा है, मोबाइल का सदुपयोग भी है, लेकिन मोबाइल का दुरुपयोग ज्यादा है, और हम लोग इसमें बहुत आगे हैं। पूरी रात हम मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो ये नशाखोरी और ये डिजिटल नशा हमें परेशान करे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस नशाखोरी से बचना है। ये जो पॉइजन फार्मिंग हमारे घरों में हो रही है, इससे हमें अपने आप को बचाना है, नहीं तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आज आप पूरे स्कूल में किसी को कैंसर नहीं है, लेकिन ये पॉइजन फार्मिंग ऐसे बढ़ती गई, अगले 10 साल में स्कूलों में कैंसर आ जाएगा। हर क्लास में कैंसर घुस जाएगा। भाकरी में कोई 2-4 पेशेंट होंगे कैंसर के, लेकिन ये पॉइजन फार्मिंग ऐसे बढ़ेगी तो भाकरी के हर घर में कैंसर के लघु उद्योग लग जाएंगे। और हमारे माँ बाप को फिर समझाना कि ये जहर की खेती के फायदे देखिए, एक घर में 3-3 पेशेंट कैंसर के होंगे, तब उनका ये जहर की खेती का उत्पादन है वो हमारे को परेशान करता है। अब आप अंदाजा लगाइए 10 साल बाद में क्या होगा। 10 साल बाद में भारत की आबादी कितनी हो सकती है, आप इसकी कल्पना करिए। उस समय आप बेरोजगारी की दहलीज पे खड़े हुए रहेंगे। उस समय महंगाई का दौर बहुत ज्यादा रहेगा। उस समय पीने का पानी नहीं मिलेगा। उस समय हर घर में महंगाई, उस समय हर घर में बीमारियां घुस जाएंगी, कैंसर घुस जाएगा। और उस समय आप जो हवा लेंगे वो भी प्रदूषित होगी, सूरज भगवान के आज की तरह से दर्शन नहीं होंगे। तब आप बताइए कि 10 साल बाद में, आज आप छोटे छोटे भैया बहनों, 10 साल बाद में आप जिस दहलीज पे जाओगे, जिस मुकाम पे जाओगे, वहां पे डॉक्टर और इंजीनियर बन भी जाओगे तो क्या करेगा? डॉक्टर का दम भी घुटेगा, इंजीनियर का दम भी घुटेगा। अभी जो आप बैग लेकर के चल रहे हो, 10 साल बाद में जो भविष्य आएगा, जो विद्यार्थी आएंगे रेडियंट स्कूल में पढ़ने के लिए, उनके बैग में अभी पानी का बोतल है, लेकिन उनके बैग में एक छोटा सा सिलेंडर भी होगा, जो इस बात की गवाही देगा कि इसमें शुद्ध ऑक्सीजन है और मेरा बेटा शुद्ध ऑक्सीजन लेकर के बैग में जा रहा है। ये 10 साल बाद का समय आएगा। अब आप बताइए, आज आपके स्कूल के बैग में बुक्स हैं, पानी का छोटा बोतल है, टिफिन है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह होगा कि सारे के सारे बैग में एक जगह उस ऑक्सीजन की बोतल भी होगी जिसमें शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलेगी। स्कूल में जाएंगे तो हमें प्रदूषण से बचने के लिए ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप बताइए, आपका भविष्य कैसा हो सकता है? क्या आपका भविष्य सुरक्षित है या नहीं है? इस बात की आप खुद को सर्च करें। सर्च करके अपने आप को प्रकृति के नजदीक ले जाना है या नहीं ले जाना है, ये भी आप तय करें। मैं तो केवल एक संदेश देने आया हूँ आपको। मैं पानी नहीं बचा सकता अकेला, मैं अकेला पेड़ नहीं लगा सकता, प्रिंसिपल साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम सबको मिलकर के जगना पड़ेगा। हम सबको मिलकर के क्रांति लानी पड़ेगी पेड़ और पानी की। जैसे श्वेत क्रांति आई थी, हरित क्रांति आई थी, वैसे पानी और पेड़ की क्रांति आएगी। मेरा जो बैनर है उस पर लिखा हुआ है मैंने एक शब्द, पानी पेड़ प्रकृति बचाओ, क्रांति से शांति। इसकी क्रांति आएगी तो शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो मैं ये विचार की क्रांति आपके बीच में लेकर के आया हूं। मैं मेरे विचार आपके समक्ष रख रहा हूं। इन विचारों को आप अपने जीवन में उतारिए। विचार जब आप जीवन में उतारोगे, उनको एक्सचेंज करोगे, तो व्यक्ति क्रिया की प्रतिक्रिया करेगा, व्यक्ति का एक्शन का रिएक्शन आएगा, हमारी सोच में बदलाव आएगा। और सोच में बदलाव आएगा तो पानी और पेड़ के प्रति हमारा जो भाव है वो सकारात्मक होगा, और सकारात्मक होगा तो पानी और पेड़ की क्रांति आ जाएगी, हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। यह मैं अपील आपके बीच में करना चाहता हूँ। मेरा ये जो संदेश है, आप घर जाकर के सबके पास में मोबाइल है, जल प्रहरी दीप सिंह ऐसे डालोगे, सारे अकाउंट पे ये आपके प्रोग्राम मिल जाएंगे स्कूलों के, आपका प्रोग्राम भी वहां मिलेगा। तो आप जल प्रहरी दीप सिंह को सर्च करिए फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, वहां से उस मैसेज को उठाइए और उसको शेयर करिए, लाइक करिए, और इस मैसेज को पूरे देश और पूरी दुनिया में, पूरे इलाके में फैलाइए। तो मैं ये मानूंगा कि विद्यार्थियों ने नंगे पैर यात्रा का समर्थन किया। मैं ये मान लूंगा कि रेडियंट स्कूल के सारे विद्यार्थी
साथ में कंधे से कंधे मिलाकर के साथ हैं। मैं नंगे पैर चल रहा हूँ, लेकिन आप सबको भगवान, ये प्रकृति नंगे पैर चलने जितना आपको आशीर्वाद देगी। आप इस बात को पूरा फैलाइए और इस देश और दुनिया में ये पता लगे कि हमारे इलाके में ऐसी कोई मुहिम पानी और पेड़ के लिए चल रही है। इसके लिए आपको फावड़ा नहीं चलाना, केवल आपको सोशल मीडिया पे जाकर के उस पोस्ट को क्रिएट करना है। तो मैं इतना ही कहूंगा, मेरी बात को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना, मैं आप सबका स्कूल प्रबंधन का बड़ा आभारी हूँ। धन्यवाद। जय